ओके, कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया बेटा, मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब सुनोगे मेरी बात को ध्यान से। मैं जब ये कह रहा हूँ सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, कैन आई आस्क यू, हाँ क्या पूछना चाहता तेरा, पूछ बेटा, या प्लीज आस्क मी बेटा, क्या पूछना है बेटा। कंसोलिडेशन की जब हम बात करें बेटा, सर रिकॉर्डेड लेक्चर कहाँ पे है? मैं लिंक शेयर कर देता हूँ दत्तात्रेय, मतलब मुझे तू व्हाट्सएप पे हाई कर दे, आई शेयर द लिंक टू यू। यूट्यूब पे है लेकिन अलग चैनल पे बनाए, हमने एक अलग चैनल बनाई है, रेगुलर चैनल पे नहीं है बेटा, एक दूसरी चैनल पे है। ओके, कंसोलिडेशन की जब हम बात कर रहे हैं बेटा, ये टॉपिक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू लास्ट दिसंबर 2019 की अटेम्प्ट में 4 मार्क के क्वेश्चंस आए थे। अगर मैं ये टॉपिक की बात करूं तो आई बिन टीचिंग सीएस इन लास्ट 8 इयर्स, मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूं। और सीएस की एग्जाम्स 1979 से हमारी कंट्री में स्टार्ट हुई, 1980 से। मैं ये कहूंगा आपको 1980 से जब से सीएस की एग्जाम स्टार्ट हुई है, ऐसा कोई भी अटेम्प्ट नहीं होगा जिसमें कंसोलिडेशन का क्वेश्चन ना आया। आपका अभी एमसीक्यूज अप्रोच हुआ, अदरवाइज पहले अकाउंट्स एमसीक्यूज में नहीं था बेटा। एमसीक्यूज अप्रोच हुए, उसको सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट हुए हैं। अकाउंट्स पहले डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में था, डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में ऐसा एक भी अटेम्प्ट नहीं था कि जिसमें कंसोलिडेशन मिस होता हो। मतलब इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज एग्जामिनेशन इज कंसर्न। कंसोलिडेट करने का मतलब क्या होता है? कंसोलिडेट करने का मतलब क्या होता है? 2 बैलेंस शीट को कंबाइन करना। सर हम 2 बैलेंस शीट को कंबाइन क्यों करें? व्हाई टू कंबाइन 2 बैलेंस शीट? मुझे बताओ। एक कॉमन सेंस वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 100% शेयर्स अक्वायर कर लिए। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 100% शेयर्स अक्वायर कर लिए। देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार समझ लो थोड़ा। एक एब्रप्टली एक लॉजिक समझ लेते हैं, उसके बाद तुरंत आगे बढ़ते हैं। सबका ध्यान, फोकस, कंसंट्रेशन प्रॉपर्ली होना चाहिए। मैं थोड़ा रिदम से बोलूंगा, बीच में जहां पर भी ऐसा लग रहा है सर कंफ्यूजन हो रहा है, आप मुझे बीच में रोक दोगे, मैं बीच में रुक जाऊंगा और आपको उस पर एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, ठीक है? तो अब सुनोगे मेरी बात को। पब्लिक ने ए लिमिटेड में पैसा लगाया था। ये कौन है? ये छोटी छोटी पब्लिक है। पब्लिक ने पैसा किस में लगाया था? पब्लिक हैज इन्वेस्टेड देयर अमाउंट इन ए लिमिटेड। ए लिमिटेड ने वही पैसा किस में लगाया? बी लिमिटेड में लगाया। तो इनडायरेक्टली मुझे बताओ, क्या इनका पैसा क्या बी लिमिटेड में भी आया क्या? हाँ ना बोलते हुए चलोगे, ताकि मुझे ऐसा लगे कि बैच थोड़ा लाइव है। करेक्ट है ना? तो ऐसे ही बैठोगे नहीं करके थोड़ा यस 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 बोलते हुए चलोगे, क्योंकि टॉपिक आज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो यस यस बोलते हुए चलोगे, हाँ हाँ बोलना जरूरी है, ठीक है ना? तो क्या इनडायरेक्टली ये पब्लिक का जो पैसा है, ये पब्लिक का जो पैसा है इनडायरेक्टली, मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, ये पब्लिक का जो पैसा है क्या ये इनडायरेक्टली यहाँ पे भी चला गया क्या? बी लिमिटेड में भी चला गया क्या? जो मैं बोल रहा हूँ ये बातें समझ में आ रही है क्या बेटा आपको? अब प्रॉब्लम ये था कि ए लिमिटेड अगर अपना स्टैंड अलोन बैलेंस शीट बनाता है, क्या बनाता है? ए लिमिटेड अगर अपना स्टैंड अलोन बैलेंस शीट बनाता है, स्टैंड अलोन बैलेंस शीट का मीनिंग कोई मुझे बता पाएगा क्या होता है? कि ए लिमिटेड जब अपनी खुद की बैलेंस शीट बनाता है उसे स्टैंड अलोन बैलेंस शीट कहते हैं। कौन सी बैलेंस शीट कहते हैं? स्टैंड बैलेंस शीट। उससे ए लिमिटेड जो अपना स्टैंड अलोन बैलेंस शीट बनाता है, चलो एक काम, एक सिंपल सी बात कह रहा हूं। क्या बी लिमिटेड के पास 10,000 इक्विटी शेयर्स थे? कितने इक्विटी शेयर्स थे बेटा? 10,000 इक्विटी शेयर्स थे। और ए लिमिटेड ने उसके सारे शेयर्स अक्वायर कर लिए। अगर ए लिमिटेड ने अगर उसके सारे शेयर्स अक्वायर कर लिए तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या ए लिमिटेड ने क्या बी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया होगा क्या? करेक्ट है। अब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया होगा, आपको पता है
बी लिमिटेड जो भी कमाएगा, बी लिमिटेड जो भी कमाएगा वो किसके पैसों से कमाएगा? ए लिमिटेड के पैसों से कमाएगा। एम आई करेक्ट ना? बी लिमिटेड जो भी कमाएगा, अब बिजनेस करेगा ना बी लिमिटेड, ऐसे तो बी लिमिटेड एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी है, ए लिमिटेड भी एक सेपरेट बिजनेस है। जो भी पैसा अर्न करेगा वो किसके पैसों से अर्न करेगा? वो ए लिमिटेड के पैसों से ही तो अर्न करेगा। और ए लिमिटेड के पास पैसा किसका था? पब्लिक का पैसा था। किसका पैसा था? पब्लिक का पैसा था। तो इनडायरेक्टली ये पब्लिक का पैसा क्या बी लिमिटेड में भी आ गया क्या? तो बीइंग अ शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड, बीइंग अ शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड, मुझे ये जानना है कि अगर मेरा पैसा बी लिमिटेड में भी है तो बी लिमिटेड भी कैसा परफॉर्म कर रहा है मुझे ये भी जानना है, ए लिमिटेड भी कैसा परफॉर्म कर रहा है मुझे ये भी जानना है, और मुझे ये भी जानना है कि दोनों एज अ वन ग्रुप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों एज अ ग्रुप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे ये भी जानना है, मुझे ये भी जानना है। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर व्हाट आई मीन टू से। आपको पता होगा कि नहीं मुझे नहीं पता है कि अगर मान के चलो बी लिमिटेड ने 50 करोड़ कमाया, कितना कमाया? 50 करोड़ कमाया, और ए लिमिटेड ने मान के चलो कि उसने कमाया 70 सीआर, कितना कमाया? 70 सीआर। तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे स्टैंड अलोन में ए लिमिटेड का प्रॉफिट कितना दिख रहा है? बैलेंस शीट में ए लिमिटेड का प्रॉफिट कितना दिख रहा है? स्टैंड अलोन में ए लिमिटेड का बैलेंस शीट में ए लिमिटेड का प्रॉफिट कितना दिख रहा है? स्टैंड अलोन में ए लिमिटेड का बैलेंस शीट में प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 70 सीआर। और बी लिमिटेड का प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 50 सीआर दिख रहा है। अब मुझे बताओ, मुझे अगर कंबाइंड देखना है, अगर आपको एज अ ग्रुप देखना है, एज अ ग्रुप देखना है, तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे तो ग्रुप का प्रॉफिट कितना होगा? ग्रुप का प्रॉफिट कितना होगा? क्या 120 करोड़ होगा क्या? लेकिन जब तक आप इसे कंबाइन नहीं करोगे तब तक आपको ग्रुप का प्रॉफिट पता चलने वाला नहीं है। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि अब मैं ज्यादा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू बात नहीं करूंगा, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है कि कंबाइन करके हम रिजल्ट को देखते हैं। एसबीआई की 16 या 16,000 ब्रांचेस हैं। कितनी ब्रांचेस हैं? 16,000 ब्रांच है। अगर मुझे बताओ, मेरे पास अगर एसबीआई कंपनी के शेयर्स हैं और मुझे 16,000 अलग अलग ब्रांच के अगर मेरे पास एट द एंड एनुअल रिपोर्ट्स आ जाए तो क्या मैं पागल नहीं बन जाऊंगा? इसीलिए वो क्या करते हैं? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। और वो शेयर होल्डर्स को क्या प्रेजेंट करते हैं? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करते हैं। क्या सर हमारी कंट्री में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी है? एज पर कंपनीज एक्ट, अगर ए लिमिटेड की कोई सब्सिडरी है, जॉइंट वेंचर है, एसोसिएट है, तो उनका कंसोलिडेशन होना चाहिए। सेबी मना करता है, लेकिन कौन कहता है? कंपनी लॉ कहता है कि उनको कंसोलिडेट करना होगा। क्या करना होगा? उनको कंसोलिडेट करना होगा, क्योंकि हमें एज अ ग्रुप उनका परफॉर्मेंस मेजर करना है। क्या करना है? एज अ ग्रुप उनका परफॉर्मेंस को हमें चेक करना है। इसीलिए क्या करना जरूरी है? कंसोलिडेट करना जरूरी है। कंबाइन करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि एज अ ग्रुप वो क्या कर रहे हैं, एज अ ग्रुप वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इंडिया में स्टैंड अलोन भी कंपलसरी है, स्टैंड अलोन बैलेंस शीट बनाना भी कंपलसरी है। अगर सब्सिडरी है तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना भी कंपलसरी है। बट इंटरनेशनली स्टैंड अलोन ऑप्शनल है। स्टैंड अलोन आप बनाओ ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कंसोलिडेटेड बनाना ही पड़ेगा। इंटरनेशनली इंड एस आईएफआरएस ये कहता है कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू स्टैंड अलोन कंपलसरी नहीं है, हमें तो ग्रुप का परफॉर्मेंस चाहिए। क्या चाहिए? हमें तो ग्रुप का परफॉर्मेंस चाहिए, हमें तो ग्रुप का परफॉर्मेंस चाहिए। चलो एक बात कह रहा हूं मैं, मुझे बताओ ए लिमिटेड ने अपना पैसा किस में लगाया था? ए लिमिटेड ने अपना पैसा बी लिमिटेड में लगाया था? बोलो हाँ। पूरा हाँ। और उसके 100% शेयर्स एक्वायर किए थे। मान के चलो बी लिमिटेड का प्रॉफिट आया 50 करोड़। कितने का प्रॉफिट आया? 50 करोड़। और ए लिमिटेड का लॉस आया था 10 करोड़ का। कितने का लॉस आया था? 10 करोड़ का लॉस आया था। मैं माइनस में लिख रहा हूं। 10 करोड़ का क्या आया था? लॉस आया था। अब मुझे बताओ, स्टैंड अलोन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम प्रेजेंट करेंगे, अगर स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करेंगे तो आपको ए लिमिटेड का क्या दिख रहा है? लॉस दिख रहा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 कोमल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 ये नहीं कहता है कि आप नहीं, अकाउंटिंग मैंडेट कौन करता है? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, ये मैंडेट कौन कर रहा है? मैंडेटरी बनाया कंपनी लॉ ने बनाया। और एस 21 ने ये सिखाया कि बनाएंगे कैसे, उसका प्रोसेस सिखाया। तो एस क्या सिखाता है हमें? उसका प्रोसेस सिखाता है।
और जबकि कंपनीज एक्ट उसे क्या करता है, मैंडेट करता है। क्या करता है, उसको मैंडेटरी बनाता है कि आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होंगे। मैं एक और बात कर दूं कि अगर मान के चलो कि बी लिमिटेड के 50 करोड़ के प्रॉफिट हुए और ए लिमिटेड का 10 करोड़ का लॉस हुआ, ए लिमिटेड का क्या हुआ, 10 करोड़ का लॉस हुआ, तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या स्टैंड अलोन से क्या ए लिमिटेड का सिर्फ लॉस दिखेगा? क्या दिखेगा? ए लिमिटेड का लॉस। लेकिन जैसे ही कंबाइन करेंगे तो 10 करोड़ का लॉस, 50 करोड़ का प्रॉफिट, तो क्या 40 करोड़ का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा क्या? आई होप यू गेट माय पॉइंट, व्हाट आई मीन टू से। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम क्यों कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, अभी ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। अगर डिस्कशन करना है तो इसमें तो बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन हो सकता है, बट ठीक है, एग्जाम आ रही है तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हमें ये देखना है कि हम ए लिमिटेड की और बी लिमिटेड की बैलेंस शीट को कंबाइन कैसे करें। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, आप कंपनी लॉ पढ़ ही चुके हो कि कंसोलिडेट मतलब सब्सिडरी कंपनी किसे कहते हैं। अगर ए लिमिटेड, अगर बी लिमिटेड के मेजॉरिटी शेयर और को डिसाइड करता है, जाके बी की क्या बन जाती है, सब्सिडरी बन जाती है। क्या बन जाती है? सब्सिडरी बन जाती है। अब हमें ये सीखना है ये टॉपिक में कि हम ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की बैलेंस शीट को एक 10 सेकंड वेट कर लो। करेक्ट है राहुल, यू आर करेक्ट। अगर ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की बैलेंस शीट को, नहीं मतलब आई वुड रादर से, अब हमें क्या सीखना है कि हमें ए लिमिटेड की स्टैंड अलोन बैलेंस शीट होगी, बी लिमिटेड की स्टैंड अलोन बैलेंस शीट होगी, उन दोनों को क्या करना है, कंबाइन करके हमें एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। क्या बनानी है? हमें एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। तो दैट्स व्हाट वी नीड टू लर्न कि हाउ टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए आपके पास ए लिमिटेड की स्टैंड अलोन बैलेंस शीट होगी। क्या होगी? अब स्टैंड अलोन का मतलब समझ में आता है ना बेटा आपको? स्टैंड अलोन का मतलब समझ में आता है ना? बच्चे ना इनिशियली तो लेक्चर्स ज्यादा देखते, पर धीरे धीरे करते करते 10 बच्चे पे आ जाते, 10 बच्चे गायब हो जाते। ठीक है, अगर किसको अगर नेट की प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने लेक्चर्स रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं। लेकिन कंसोलिडेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आई डू रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ देम कि बीच में लेक्चर आप मिस नहीं करो, बीच में लेक्चर छोड़ के नहीं चले जाओगे। ठीक है, लिसन मी केयरफुली नाउ। ए लिमिटेड की एक स्टैंडअलोन बैलेंस शीट होगी, बी लिमिटेड की एक स्टैंडअलोन बैलेंस शीट होगी। अब ये दोनों बैलेंस शीट से हमें, ये ए लिमिटेड की बैलेंस शीट है, ये बी लिमिटेड की बैलेंस शीट है, ये दोनों को हमें कंबाइन करना है। कंबाइन कैसे करते हैं? लाइन बाय लाइन एसेट्स और लायबिलिटीज को कंबाइन करेंगे बाय अप्लाइंग सर्टेन लॉजिक, बाय अप्लाइंग सर्टेन रूल्स, बाय अप्लाइंग सर्टेन प्रिंसिपल्स। हम कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके, सर ये कंसोलिडेटेड मतलब ये कंसोलिडेट करना सिखाता कौन है? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 सिखाता है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 ने हमें ये सिखाया है कि हम सब्सिडरी की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वी आर स्टडीइंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। वी आर स्टडीइंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मतलब हम ए लिमिटेड और बी लिमिटेड को कंबाइन कैसे कर सकते हैं। ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, तो बी लिमिटेड कौन सी है? सब्सिडरी कंपनी। मैंने कहा कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना बहुत इजी होता है। लाइन बाय लाइन आप क्या कर दो, लाइन बाय लाइन आप क्या कर दो कि एसेट्स और लायबिलिटीज को ऐड कर दो, और एसेट्स और लायबिलिटीज को ऐड करके आप उसकी एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना सकते हो। अब मुझे बताओ, यहाँ पे ए लिमिटेड की बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में क्या क्या दिख रहा है आपको? बैलेंस शीट में दिख रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीज। यहाँ पे दिख रहा है नॉन करंट लायबिलिटीज कितना है। राहुल, बैलेंस शीट तो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग ही होती है बेटा, लेकिन अब आपका डिस्क्रिप्टिव पैटर्न है ही नहीं, तो आपको बैलेंस शीट को बनाने की जरूरत नहीं बेटा। आपको बस ये देखना है कि अब मैं लॉजिक वाइज समझाता हूँ कि लॉजिक वाइज मैं ओल्ड बैलेंस शीट के पैटर्न से समझाऊंगा तो वो जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद मैं शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट ड्राफ्ट करके आपको बता दूंगा। यहाँ पे ए लिमिटेड का इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है, यहाँ पे करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है। नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। क्या मतलब होता है उसका? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। यहाँ पे बी लिमिटेड का इक्विटी शेयर कैपिटल है। बेटा राजदीप मैं बताता हूँ बेटा, आप पहले एक बार लेक्चर पे ध्यान दे दो, मैं बाद में शेयर कर देता हूँ आपको बेटा। बी लिमिटेड का है नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज है उसकी 40,000 रुपीज। लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। मुझे बताओ एक मिनट ध्यान से। ए लिमिटेड बी लिमिटेड के मेजोरिटी शेयर्स अक्वायर करता है। मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? मोर देन 50%। मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? मोर देन 50%।
क्या ए लिमिटेड बी लिमिटेड के मोर देन 50% अगर शेयर एक्वायर करेगा तो क्या बी लिमिटेड ए लिमिटेड की सब्सिडरी बन जाएगी क्या, और ए लिमिटेड बी लिमिटेड की क्या बन जाएगी, होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, मतलब बी लिमिटेड के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया। कितने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, 5000 में, 5000 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया। कितने में इन्वेस्टमेंट किया, 10 रुपया ईच, 10 रुपीज ईच, मतलब 5000 मल्टीप्लाई बाय 10। तो मुझे बताओ कितना हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, क्या 50,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया क्या आपका, 50,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। क्या बी लिमिटेड के पास 50,000 रुपीज की इक्विटी शेयर कैपिटल है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 5000 है। तो क्या कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, क्या ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 100% शेयर्स एक्वायर कर लिए। आप थोड़ा रिस्पॉन्सिव रहोगे बेटा, टॉपिक एकदम लेंदी है और मैं थोड़ा फास्ट बोलना चाहूंगा। और मैं कल ही मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था कि ये टॉपिक पढ़ के आना, टॉपिक पढ़ के आओगे तो उससे क्या होगा कि आपकी कनेक्टिविटी बहुत फास्ट बैठेगी, ठीक है ना। तो अब मैं जो बोल रहा हूँ ये ध्यान से सुनोगे। क्या बोला मैंने, क्या ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 100% क्या शेयर्स में एक्विजिशन कर लिया क्या, यस। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के पूरे 5000 शेयर्स क्या कर लिए, अक्वायर कर लिए, पूरे 5000 शेयर्स क्या कर लिए, अक्वायर कर लिए। तो मैं कह सकता हूं बी लिमिटेड इज होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड, बी लिमिटेड इज होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ बी लिमिटेड। कल चल के बी लिमिटेड जो भी कमाएगा वो सब किसका होगा, जो भी अर्न करेगा वो सब किसका होगा। कल चल के बी लिमिटेड जो भी अर्न करेगा वो सब किसका होगा, क्या वो ए लिमिटेड का ही होगा क्या। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। इसीलिए उसे क्या कहते हैं, होली ओन्ड सब्सिडरी कहते हैं। मुझे बताओ क्या क्या अवेलेबल है, बी लिमिटेड के पास भी नॉन करंट लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज है, लैंड एंड बिल्डिंग है, करंट एसेट्स है। मैंने कहा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने का एक सिंपल सा तरीका क्या है, लाइन बाय लाइन सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या कर दो, ऐड कर दो। लाइन बाय लाइन सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या कर दो, ऐड कर दो। लाइन बाय सारी एसेट्स क्या कर दो, आप ऐड करते हैं फटाफट। पहले एसेट ऐड करते हैं। मुझे 50 लैंड, यहाँ पे कितने की लैंड है, 60,000 की। तो बताओ 50 प्लस 60, 50 प्लस 60 कितना हो गया, 1,10,000। क्या मैंने ऐड कर दिया क्या, इन्वेस्टमेंट में देखता हूँ इन्वेस्टमेंट कितने का है, 50,000। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे देखो ना इन्वेस्टमेंट जीरो है ना बी लिमिटेड में। तो 50 प्लस जीरो कितना बन जाता है, 50 प्लस जीरो कितना बन जाता है, 50,000। 1-2 सेकंड वेट करना, नेट कनेक्शन अनस्टेबल बता रहा है। 5 सेकंड वेट करो, 10 सेकंड वेट करो। हाँ, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड कितना बता रहे हैं, 50,000 रुपीज। 50,000 प्लस जीरो करोगे तो यहाँ पे आउटर कॉलम में कितना आएगा, 50,000 ही तो आएगा आपका। आई होप यू गेट माय पॉइंट वेरी क्लियर। कोई दिक्कत वाली बात है क्या बच्चों इसमें, गुड। मुझे बताओ करंट एसेट्स यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 70,000 दिया है। करंट एसेट्स कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 70,000। तो यही 70,000 अगर 40,000 के साथ आप ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 70 प्लस 40 क्या 1,10,000 हो जाएगा क्या आपका। इक्विटी शेयर, पहले यहाँ करंट लायबिलिटीज में देखते हैं। बताओ करंट लायबिलिटीज कितनी है, 20,000 है। यहाँ पे करंट लायबिलिटीज कितनी है, 40,000 है। तो 20 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा आपका। नॉन करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं तो यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज कितनी है, 50,000 है। यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज कितना है, 10,000 है। तो मुझे तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे कितना है, 1 लाख है। यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 50,000 है। तो आप बताओ दोनों को ऐड करेंगे तो आपका टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा। हाँ एक मिनट अथर्व, आई नो मैं लॉजिक क्लियर कर दूं उसके बाद। आई नो अथर्व ने जो भी कहा एकदम करेक्ट है, अथर्व ने जो भी कहा एकदम करेक्ट है। मुझे बताओ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऐसे ही प्रिपेयर करते हैं, लाइन बाय लाइन सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को ऐड करते हैं, लाइन बाय लाइन सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को ऐड करते हैं। लेकिन मैंने कहा बाय अप्लाइंग सर्टेन लॉजिक और प्रिंसिपल्स, बाय अप्लाइंग सर्टेन रूल्स, लॉजिक्स एंड प्रिंसिपल्स। रूल ना को मैं तो कॉमन सेंस है यार, इट्स नॉट अबाउट रूल्स। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी शेल नॉट बी कंसीडर्ड इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। नेहा एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो धीरे धीरे बच्चे कम हो रहे हैं, पहले 20 बच्चे थे अब 3 तो चले गए, पहली विकेट डाउन कर दी। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आती है इन लोगों को। अब मुझे बताओ फर्स्ट रूल नंबर 1 क्या कहता है। रूल नंबर 1 ये कहता है कि कैंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल विद इन्वेस्टमेंट, कैंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल विद इन्वेस्टमेंट। अरे यार एक मेरी बात समझ के, एक मेरी कॉमन सेंस की बात करके बताना। जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं तो क्या लग रहा है मुझे बताओ, क्या ए लिमिटेड बी लिमिटेड ऐसे देखा जाए तो एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी है। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड अगर ऐसे देखा जाए तो एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी है। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी है। अभी 15 जन हो गए, गजब बच्चे हैं यार, आते ही क्यों हैं। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड क्या एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी है, समझने की कोशिश करो।
लेकिन है तो अंडर वन कंट्रोल। दिखता है दोनों अलग है, दिखता दोनों अलग है, लेकिन है तो एक ही, है तो एक ही ना। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। इसका ही पैसा इसमें लगा हुआ है, इसका ही पैसा इसमें लगा हुआ है। बी लिमिटेड जो भी कमा रहा है वो ए लिमिटेड के पैसों से ही कमा रहा है। मतलब बोलने के लिए दोनों अलग हैं, दे बोथ आर डिफरेंट सेपरेट लीगल एंटिटीज, बट है तो एक ही कंट्रोल में है तो एक ही कंट्रोल में। जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं, जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं तो पूरा एक ग्रुप बन जाता है, पूरा एक ग्रुप बन जाता है। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या ये 50,000 का इन्वेस्टमेंट क्या घर के अंदर ही हुआ है? घर की बात है ना। अगर जब हम ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं तो आपको नहीं लगता है ये 50,000 के इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में ये शेयर कैपिटल आ रही है, ये 50,000 के इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में क्या आ रही है? शेयर कैपिटल आ रही है। तो ऐसे शेयर कैपिटल को और इन्वेस्टमेंट को हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं शो कर सकते? अगर शो किया तो अननेसेसरी आप क्या करोगे? एसेट्स और लायबिलिटीज को इन्फ्लेट कर दोगे। क्या कर दोगे? एसेट्स और लायबिलिटीज को इन्फ्लेट कर दोगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो घर घर की बात है। देखो इन्वेस्टमेंट क्या होता है समझने की कोशिश करो। कोई थर्ड पार्टी में जब मैंने अगर कोई रिलायंस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो अगर यूनिक एकेडमी की बैलेंस शीट में अगर रिलायंस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट दिख रहा है तो ये कॉमन सेंस, ये बराबर है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट तो ये 50,000 की कैपिटल के अगेंस्ट में था। आपको नहीं लगता ये इन्वेस्टमेंट किसके अगेंस्ट में था? ये 50,000 की कैपिटल के अगेंस्ट में ही था। तो जब भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे तो ऐसा इन्वेस्टमेंट ये शेयर कैपिटल के अगेंस्ट में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। शेयर कैपिटल के अगेंस्ट में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। तो ये आपका रूल नंबर 1 था। अगर कैंसिल नहीं करते हैं तो क्या दिखता? ये 50,000 का इन्वेस्टमेंट कोई थर्ड पार्टी, मतलब कोई थर्ड पार्टी में दिख रहा है? नहीं, ये तो घर की बात है। ये 50,000 का इन्वेस्टमेंट तो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में किया हुआ है, और आज हम दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। आज हम दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, तो जब दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को एलिमिनेट कर दो जो घर घर की बात है। ऐसे ट्रांजेक्शन को क्या कर दो? एलिमिनेट कर दो जो अंदर अंदर की बात है। आप समझ रहे हो मेरी बातों को यहाँ पे? और ऐसे ट्रांजेक्शन को एलिमिनेट करके इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन को एलिमिनेट कर दो। करेक्ट है दीपांशु, यू आर राइट। ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन आएंगे, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को एलिमिनेट करके देन यू ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? कैंसिलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट शेयर कैपिटल, या कैंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन उसी इन्वेस्टमेंट को कैंसिल कर सकते हैं जो किसके अगेंस्ट में है? शेयर कैपिटल के अगेंस्ट में है। बाकी कोई इन्वेस्टमेंट को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो रूल नंबर 1 ये हो गया। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है बीच में कि सर ये बात वापस समझा दो, मैं वापस समझा दूंगा। मैं इतना प्रेज्यूम करके चल रहा हूं कि बच्चे थोड़ा थोड़ा पढ़ के आए होंगे। तो कैंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल विद इन्वेस्टमेंट, तो रूल नंबर 1 क्या बन जाएगा? कैंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल विद इन्वेस्टमेंट। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। मैं अभी थोड़ा टोन चेंज कर रहा हूं, मैं थोड़ा टोन चेंज कर रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से समझना। मुझे बताओ ये क्वेश्चन में बी लिमिटेड की नेट एसेट कितनी है? ये क्वेश्चन में बी लिमिटेड की नेट एसेट कितनी है? मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनोगे, कनेक्ट करोगे और रिस्पॉन्ड करोगे। मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि इसमें अच्छा बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे? बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे? इसमें बी लिमिटेड की नेट एसेट कितनी है? बी लिमिटेड कुछ नहीं है दीपांशी, कुछ भी। मैंने पूछा बी लिमिटेड की नेट एसेट कितनी है। नेट एसेट का मतलब क्या होता है? नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है? एसेट्स माइनस थर्ड पार्टी लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस थर्ड पार्टी लायबिलिटीज। क्या टोटल मिला के एसेट्स क्या 1 लाख रुपीस की है? क्या एसेट कितने की है? 1 लाख रुपीस की है। क्या टोटल मिला के एसेट 1 लाख रुपीस की है? और ये 1 लाख रुपीस की एसेट में से अगर थर्ड पार्टी लायबिलिटीज अगर आप माइनस कर दोगे तो थर्ड पार्टी लायबिलिटी क्या है? 40,000 एंड 50,000। तो 1 में से अगर 50,000 माइनस कर दो तो एसेट कितनी बचेगी? 50,000 की बचेगी। नहीं समझी मेरी बात को? तो आई होप यू गेट माय पॉइंट। नेट एसेट का मतलब क्या होता है मैं समझा दूं एक बार अभी ध्यान से। मुझे लग रहा है कि बहुत जगह पे डिस्कशन किया होगा। नेट एसेट का मतलब होता है ऐसे भी कह सकते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विटी? What is the definition of equity? What is the definition of equity?
रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द नेट एसेट्स of the company. Residual interest in the net asset of the company. Residual interest in the net asset of the company, ये मतलब होता है इक्विटी का. किसका मतलब होता है? इक्विटी का. अब सुनाओ मुझे मेरी बात को ध्यान से. अगर मान के चलो बी लिमिटेड लिक्विडेट होती है, क्या होती है? लिक्विडेट होती है, तो क्या ये एसेट्स बिक जाएगी क्या? हाँ, ये सारी एसेट्स बिकेगी. मान के चलो बेच के पूरा 1 लाख रुपया आया. कितना आया? मान लो ऐसा 1 लाख आया. ऐसा होता नहीं है, लेकिन मान लो कि 1 लाख रुपया आया. ये जो 1 लाख रुपया आएगा, 1 लाख रुपया आएगा, क्या उसमें से नहीं, ये 1 लाख रुपये पे क्या इक्विटी का राइट है? नहीं, इक्विटी का राइट एसेट्स पे नहीं है, रेसिडुअल पे है. एसेट्स पे नहीं, इक्विटी का राइट एसेट्स पे नहीं होता है. इक्विटी का राइट किस पे होता है? इक्विटी का राइट होता है रेसिडुअल इंटरेस्ट. मैंने क्या लिखा हुआ है? रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द नेट एसेट ऑफ द कंपनी. रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द नेट एसेट ऑफ द कंपनी. जैसे मुझे बताओ, क्या ग्रॉस प्रॉफिट होता है? तो क्या ग्रॉस प्रॉफिट के बाद नेट प्रॉफिट भी आता है क्या? ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस करते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करते हैं, जैसे कि सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, रेंट है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, इंश्योरेंस है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, टैक्सेशन है. ये सब माइनस करने के बाद जो आता है उसे क्या कहते हैं? नेट प्रॉफिट कहते हैं. तो ये ग्रॉस एसेट है. ये कौन सी एसेट है? ग्रॉस एसेट है. अब मुझे बताओ, ये कंपनी अगर लिक्विडेट होती है, ये कंपनी अगर लिक्विडेट होती है, तो 1 लाख रुपए की, क्या ये 1 लाख रुपए की एसेट में इक्विटी का इंटरेस्ट है, राइट है? नहीं, कभी भी इक्विटी का राइट्स एसेट्स में नहीं होता है, रेसिडुअल में होता है. किस में होता है? रेसिडुअल में होता है. 1 लाख की एसेट को बेच के 1 लाख आया, तो उसमें से 40 पहले इसको पे करना होगा, करंट लायबिलिटीज को, 10 इसको पे करना पड़ेगा. अगर उसके बाद कुछ बचा तो उस पे इक्विटी का राइट है. उस पे किसका राइट है? इक्विटी का राइट है. इसे कहते हैं इक्विटी कहते हैं, या तो इसे नेट एसेट कहते हैं. क्या कहते हैं उसे? नेट एसेट कहते हैं. आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर. यहाँ पे ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? तो बताओ, नेट एसेट का मतलब क्या होता है? नेट एसेट का मतलब क्या होता है? इक्विटी. और हाँ, नेट एसेट का मतलब क्या होता है? इक्विटी. और इक्विटी का मतलब क्या होता है? रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द नेट एसेट ऑफ द कंपनी. रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द नेट एसेट ऑफ द कंपनी. मैं बराबर यहां पे एक बार बोल देता हूं, जब भी नेट एसेट की बात करूं, नेट एसेट की अलग अलग टर्म्स हैं. नेट एसेट भी बोलते हैं, उससे नेट वर्थ भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं उससे? उसे नेट एसेट भी बोलते हैं, उसे नेट वर्थ भी बोलते हैं, उसे इक्विटी फंड भी बोलते हैं. करेक्ट है, यू आर राइट कोमल अग्रवाल, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. तो मुझे बताओ, जब भी नेट एसेट की बात करें, नेट वर्थ की बात करें, तो मुझे बताओ, जो इक्विटी को बिलोंग करता है, तो इक्विटी को क्या बिलोंग करता है? इक्विटी सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल बिलोंग करता है, कि इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस बिलोंग करता है? इक्विटी को सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल बिलोंग करता है, कि इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस बिलोंग करता है? ये तो मैंने बहुत जगह पे बोला होगा बेटा. तो उसको इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या करता है? ये दोनों क्या करता है? बिलोंग करता है. आई होप यू गेट दिस पॉइंट वेरी क्लियर यहाँ पे. तो नेट एसेट 2 तरीके होते हैं. नेट एसेट कैलकुलेट करने के 2 तरीके होते हैं. एक तरीका क्या होता है? लायबिलिटी रूट, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस. अग्रीड. और दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका क्या होता है? एसेट्स माइनस थर्ड पार्टी लायबिलिटीज. आप एसेट्स में से थर्ड पार्टी लायबिलिटीज को माइनस कर दो. आप एसेट्स में से थर्ड पार्टी लायबिलिटीज को माइनस कर दो. बताओ, एसेट्स कितनी है? 40,000. हाँ, इतनी एसेट्स है, उसमें से थर्ड पार्टी लायबिलिटीज माइनस करो, तो क्या आपको इक्विटी शेयर कैपिटल मिल जाएगा क्या? आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर. थर्ड पार्टी लायबिलिटीज का मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं होता है. थर्ड पार्टी लायबिलिटीज में रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं आता है. थर्ड पार्टी लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, ये सब आ जाता है. आई होप यू गेट दिस पॉइंट वेरी 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 क्लियर. नेट एसेट अब दिमाग में फिट करना. अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना. कैंसिलेशन ऑफ, ऐसा होना चाहिए, कैंसिलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट नेट एसेट. कैंसिलेशन, शेयर कैपिटल वर्ड अप्रोप्रिएट, इतना अप्रोप्रिएट नहीं है. कैंसिलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट नेट एसेट विद इन्वेस्टमेंट. अब अप्रोप्रिएट वर्ड क्या है? कैंसिलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट नेट एसेट विद इन्वेस्टमेंट. कैंसिलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट नेट एसेट विद इन्वेस्टमेंट. जब भी ए लिमिटेड बी लिमिटेड के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करती है, जब भी बी लिमिटेड ए लिमिटेड के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसे उसके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करती हैं, वो बी लिमिटेड की नेट एसेट में इन्वेस्टमेंट करती है. किस में इन्वेस्टमेंट करती है? बी लिमिटेड की नेट एसेट में इन्वेस्टमेंट करती है. और नेट एसेट में सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस दोनों आ जाता है. आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर वेरी वेल. मुझे बताओ, क्या यहाँ पे ए लिमिटेड ने जो बी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया था, क्या वो बी लिमिटेड की 100% नेट एसेट में इन्वेस्टमेंट किया था? और बताओ, मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं
तो क्या बी लिमिटेड की 100% नेट एसेट क्या 50,000 आ रही है? क्योंकि बी लिमिटेड की बैलेंस शीट में कहीं पर भी रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं है, बी लिमिटेड की बैलेंस शीट में कहीं पर भी रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि बी लिमिटेड का जो 100% नेट एसेट है क्या वो 50,000 रुपीज है। तो कितने प्रपोर्शन में इन्वेस्टमेंट किया है? 100% प्रपोर्शन में इन्वेस्टमेंट किया है। तो मैं कह सकता हूं क्या ये इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में, क्या ये 50, हाँ मतलब 50,000 के इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में क्या 50,000 कैंसिल हो गया था क्या? और ये 50,000 क्या था? 100% नेट एसेट था। क्या था ये? 100% नेट एसेट था। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। मैं रूल नंबर 2 पे जाता हूं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। किस पे जाता हूं? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सुनोगे मेरी बात को ध्यान से, जो मैं बोल रहा हूं दिमाग ओपन रखोगे और सुनोगे। मैं कह रहा हूं जब भी हमें जब डिग्री ऑफ कंट्रोल डिसाइड करना होता है तो हम नंबर ऑफ शेयर्स के बेस पे डिग्री ऑफ कंट्रोल डिसाइड करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ऑलवेज जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वो शेयर्स से हम डिग्री ऑफ कंट्रोल तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एक कंपनी दूसरी कंपनी के नेट एसेट में इन्वेस्टमेंट करती है, और नेट एसेट का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 6,000 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया। बी लिमिटेड के पास कितने शेयर्स थे? 10,000 शेयर्स थे। तो क्या सबसे पहले क्या हम डिग्री ऑफ कंट्रोल फाइंड कर सकते हैं? क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? डिग्री ऑफ कंट्रोल। बताओ डिग्री ऑफ कंट्रोल कैसे फाइंड करेंगे? 6,000 डिवाइडेड बाय 10,000। तो माय क्वेश्चन टू यू, क्या डिग्री ऑफ कंट्रोल क्या 0.60 आ गया क्या? और 0.60 का मतलब क्या होता है? 60% होता है। 0.60 का मतलब क्या होता है? 60% होता है। मेरी ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मेरी ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे। अगर 60% अगर ए लिमिटेड ने अक्वायर किया है तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना 40% किसके पास होगा? क्या 40% क्या बाहर वालों के पास होगा? क्या माइनॉरिटी? हाँ मुझे बताओ 6,000 ए लिमिटेड ने अक्वायर कर लिया, तो क्या बाकी का 4,000 शेयर्स जिसके भी पास होगा क्या हम उससे माइनॉरिटी शेयर होल्डर कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं उससे? माइनॉरिटी शेयर होल्डर कह सकते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं कहते बेटा उसे, उसे क्या कहते हैं? माइनॉरिटी शेयर होल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं उससे? माइनॉरिटी शेयर होल्डर कहते हैं। अगर बी लिमिटेड का शेयर होल्डर कौन है? ए लिमिटेड भी है। तो बी लिमिटेड का शेयर होल्डर कौन है? क्या ये लोग भी हैं क्या? यस। तो बी लिमिटेड के एक तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है। इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है, 2 मिनट 10 सेकंड वेट करो। ओके तो बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स कौन है? एक तो ए लिमिटेड भी है, तो दूसरे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स भी है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि ए लिमिटेड मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स में आता है। किस में आता है? मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स में आता है। लिसन मी वेरी केयरफुली, नंबर ऑफ शेयर्स सिर्फ डिग्री ऑफ कंट्रोल को डिसाइड करते हैं। अदरवाइज जब ए लिमिटेड बी लिमिटेड के मेजॉरिटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, बी लिमिटेड की नेट एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। किस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है? बी लिमिटेड की नेट एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और मैंने नेट एसेट का मतलब आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। आई होप यू गेट माय पॉइंट वेरी क्लियर। ए लिमिटेड किस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है? बी लिमिटेड की नेट एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मुझे बताओ एक सेकंड, अब मैं एग्जांपल थोड़ा चेंज करके बता देता हूँ। रूल नंबर 2 ये रहा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहाँ पे आ जाएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। बताओ रूल नंबर 2 माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या कहता है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट ये कहता है इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इन द प्रोपोर्शनेट नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। इंटरेस्ट देखो, नेट एसेट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेट एसेट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस प्रोपोर्शनेट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इन बातों को ध्यान से सुनोगे। सर ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ए लिमिटेड के होंगे, ये किस? अरे बाबा माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स तो थर्ड पार्टी है। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कौन है? थर्ड पार्टी है बेटा। वो ए लिमिटेड के नहीं होते, वो बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स है, लेकिन वो माइनॉरिटी में है। बी लिमिटेड के देखो ना, मैंने यहाँ पे लिखा ए लिमिटेड ने अक्वायर कर लिए, तो बाद में क्या वो छोटे छोटे शेयर्स हैं कि शेयर होल्डर्स? ऐसे क्या कहते हैं? माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कहते हैं। सुनोगे मेरी बात को ध्यान से। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है? तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज नथिंग बट इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, बट इट्स ग्रुप ऑफ कैपिटल। हाँ करेक्ट है, यू आर राइट अथर्व, ये ग्रुप की कैपिटल होती है। इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स in the proportionate net asset of subsidiary company, in the proportionate
नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। लुक, सुनो मेरी बात को ध्यान से, मैं यहाँ पे पूरा प्रॉपर क्लैरिफाई कर देता हूँ। ये बी लिमिटेड की, हाँ ये एच लिमिटेड की बैलेंस शीट है। ये किसकी बैलेंस शीट है? एच लिमिटेड की बैलेंस शीट है। करेक्ट है कोमल, करेक्ट है। ये एच लिमिटेड की बैलेंस शीट है। यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख है। यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज 70,000 है, करंट लायबिलिटीज 30,000 है, लैंड एंड बिल्डिंग 50 है। इन्वेस्टमेंट इन 4,000 इक्विटी शेयर्स, मतलब 4,000 इक्विटी शेयर्स में क्या हुआ है? इन्वेस्टमेंट हुआ है। 4,000 इक्विटी शेयर्स में क्या हुआ है? इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो मैं यहाँ पे बराबर से लिख दूं 4,000 इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है। तो बताओ यहाँ पे एस लिमिटेड में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 है। इक्विटी पर इक्विटी शेयर कैपिटल जो वैल्यू है वो 10 रुपीज है। तो बताओ नंबर्स कितने आ जाएंगे? नंबर्स कितने आ जाएंगे? क्या 5,000 नंबर्स आ जाएंगे क्या? यहाँ पे ये 5,000 क्या आगे? नंबर्स आ गए। तो इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स भी दिया हुआ है। तो कितना और कंपनी के डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो वो इन्वेस्ट कितना है? वो 20,000 का इन्वेस्टमेंट है। करंट एसेट्स कितनी है? 50,000 है। 50, 40, 90, 90, 182 लाख, करेक्ट है। यहाँ पर भी नॉन करंट लायबिलिटीज हैं, लैंड एंड बिल्डिंग है, ये है, सब कुछ है, यहाँ पे दिया हुआ है। अब मैं जो क्वेश्चन पूछूं उसका मुझे आंसर चाहिए। सबसे पहले डिग्री ऑफ कंट्रोल कितना होगा? डिग्री ऑफ कंट्रोल कितना होगा? डिग्री ऑफ कंट्रोल कितना होगा? क्या 4,000 डिवाइडेड बाय 5,000? क्या डिग्री ऑफ कंट्रोल क्या 80% आ रहा है? क्या डिग्री ऑफ कंट्रोल कितना आ रहा है? 80% आ रहा है, 0.80 आ रहा है। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे 80% डिग्री ऑफ कंट्रोल है तो माइनॉरिटी के पास कितना होगा? क्या 20% ही होगा? क्या माइनॉरिटी के पास कितना आएगा? 20% ही आएगा क्या? ओके, बस बच्चे आंसर करेंगे। कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे पूछ लोगे। मैंने वही कहा, जब तक नेट एसेट वर्ड को बराबर से एडजस्ट नहीं करोगे आप बातों को कभी नहीं समझ पाओगे। नेट एसेट वर्ड को समझना बहुत जरूरी है। मेरा क्वेश्चन, माय क्वेश्चन योर आंसर, बताओ एस लिमिटेड की नेट एसेट कितनी है? आंसर करेक्ट आना चाहिए। एस लिमिटेड की नेट एसेट कितनी है? बताओ एस लिमिटेड की नेट एसेट कितनी है? अरे आंसर ही क्यों नहीं आ रहा यार बच्चों का? यार ये क्या नेट एसेट बच्चों समझ में नहीं आया कि आपको? ये रहा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस तो क्या हो जाएगा? 50,000 ही तो हो जाएगा क्या? अरे हाँ है ना? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यज्ञेश, स्वाति, जसमित, नेहा, कोमल, दत्तात्रेय, ओके चलो सबको समझ में आया। तो नेट एसेट कितनी है? मैंने वही कहा। आप मेरी बात को समझोगे, जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी में जब इन्वेस्टमेंट करती है तो वो उसकी नेट एसेट में इन्वेस्टमेंट करती है। तो मुझे बताओ होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी की कितनी परसेंट नेट एसेट में इन्वेस्टमेंट किया? एक मतलब जो भी पैसा वो देती है, 40,000 उसने दिया था, उसने ये 40,000 को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये 40,000 को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसने 5,000 शेयर्स में से 4,000 शेयर्स को अक्वायर करने के लिए, हाँ उसने एक 10 सेकंड वेट कर लो। उसने 5,000 शेयर्स में से 4,000 शेयर्स को अक्वायर करने के लिए कितना पेमेंट किया था? उसने जो पेमेंट किया था वो 40,000 का पेमेंट किया था। तो इसी 40,000 के पेमेंट को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैं वही कहता हूं, ये 40,000 रुपया जो एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड में इन्वेस्ट किया था वो उसकी नेट एसेट के लिए इन्वेस्ट किया है। किसके लिए इन्वेस्ट किया है? नेट एसेट के लिए इन्वेस्ट किया। कोमल मैंने यही सेंटेंस बोला है, मैंने रिपीट किया था, इसलिए टेंशन मत कर, कुछ भी मिस आउट नहीं होगा, कुछ भी मिस आउट नहीं होगा। एच लिमिटेड ने ये 40,000 जो इन्वेस्ट किया है एस लिमिटेड में, वो एस लिमिटेड की नेट एसेट के लिए इन्वेस्ट किया है। और कितने परसेंट नेट एसेट के लिए इन्वेस्ट किया है? 80%। कितने परसेंट नेट एसेट के लिए इन्वेस्ट किया है? 80%। अब मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, एक्विजिशन वैल्यू बोल सकते हैं ना सर? हाँ वी कैन से एक्विजिशन वैल्यू बेटा, नो इश्यूज, यू कैन से बेटा, नॉट टू वरीड अबाउट दिस। तो मुझे बताओ लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 50 है। यहाँ पे कितना है? 40 है। दोनों को कंबाइन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90,000। बताओ इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है? 40,000 दिया है। यहाँ पे कितना दिया है? कुछ भी नहीं दिया है। तो क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 0 तो क्या 40,000 का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ जाएगा क्या? ओके। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, बेटा यहाँ पे कोई दूसरी कंपनी के डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट भी किया। कितना इन्वेस्टमेंट किया है? 20,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर कितना है? 20,000 रुपीज है। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स कितनी है? चेक करो, यहाँ पे 90 की है तो यहाँ पे कितनी है? 60 की है। तो 90 और 60 दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 1,50,000 हो जाएगा। अब मुझे बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे कितना है? 1 लाख है। यहाँ पे कितना? पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे अलग तरीके से, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 50,000 रुपीज। क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? 50,000 रुपीज लिख रहा हूँ।
अब मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना, आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा, आउटर कॉलम में आ जाएगा 1,50,000, आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा 1,50,000, आउटर कॉलम विल शो यू 1,50,000। मैं पहले कैंसिल करके बाद में बताता हूँ। ये बताओ नॉन करंट लाइबिलिटीज कितनी है, यहाँ पे 70 है, तो यहाँ पे कितना है 40 है, तो 70 प्लस 40 कितना हो गया 101.10 लाख। करंट लाइबिलिटीज भी कितनी होगी 40,000, देखो यहाँ पे कितना है 30 है, यहाँ पे 10 है, तो ये कितना हो गया 40,000। मुझे डिस्कस करना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर इन दी प्रोपोर्शनेट नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। मुझे बताओ बी लिमिटेड के क्या दो शेयर होल्डर्स है, आई वुड रादर से क्या ए लिमिटेड भी एक शेयर होल्डर्स है, उसके पास कितने शेयर्स है, उसके पास कितने शेयर्स है 6,000 शेयर्स। बाकी के 1000 शेयर्स किसके पास थे, माइनॉरिटी के पास थे। लेकिन ध्यान रखना शेयर होल्डर का इंटरेस्ट नेट एसेट में होता है, किसमें होता है, नेट एसेट में होता है। शेयर होल्डर का इंटरेस्ट किस में होता है, नेट में होता है। तो ये बात को समझना बहुत जरूरी है। तो अब मुझे बताओगे क्या यहाँ पे बी लिमिटेड की नेट एसेट, सॉरी एस लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी की नेट एसेट का 50,000 रुपीज है, उसका 80% होता है, उसका 80% कितना होता है 40,000 रुपीज, कितना होता है 40,000 रुपीज होता है कि नहीं होता है। तो बताओ ये 40,000 किसको बिलोंग करता है, 40,000 ए लिमिटेड को बिलोंग करता है, बाकी का ये 10,000 किसको बिलोंग करता है। आपको नहीं लगता ये माइनॉरिटी को बिलोंग करता है, माइनॉरिटी को बिलोंग करता है। आई होप यू गेट माय पॉइंट वेरी क्लियर, आपको मेरी बात समझ में आती होगी। ये बिलोंग किसको करता है, माइनॉरिटी को बिलोंग करता है। मेरी बातों को समझने की कोशिश करो कि क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि जब भी हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो मैंने क्या कहा था, यहां से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ये 50,000 को। क्या ये 50,000 में ऐसे देखो, क्या ये 50,000 में 40 और 10 दोनों है क्या, ये और 40 किसका है, होल्डिंग का है, और 10 किसका है, माइनॉरिटी का है। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे क्या ये इन्वेस्टमेंट, क्या ये प्रोपोर्शनेट नेट एसेट के साथ कैंसिल हो गया, क्या ये इन्वेस्टमेंट किसके साथ कैंसिल हो गया, ये 40,000 के साथ कैंसिल हो गया। और ये 40,000 क्या है, प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ नेट एसेट है। ये 40,000 क्या है, प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ नेट एसेट है। सुनोगे ध्यान से तो नहीं समझेगा। तो क्या ये 40 कैंसिल हो गया क्या, तो अब मुझे बताओ बचा कितना 10। तो ये 10 को हम क्या कहते हैं, ये 10 को हम क्या कहते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहते हैं। और ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आ जाएगा। अब मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे क्या यहाँ पर जो आप लिखोगे, क्या सिर्फ 1 लाख लिखोगे, क्या आप क्या लिखोगे यहाँ पे 1 लाख लिखोगे, और बाकी का 10 कहाँ पे आ गया आपका, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आ गया। और क्या इन्वेस्टमेंट क्या नेट एसेट के साथ कैंसिल हो गया क्या आपका, मैंने यही कहा माइनॉरिटी इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या होगी, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इन द प्रोपोर्शनेट नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इन द प्रोपोर्शनेट नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। तो मुझे बताओ यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी जो थी क्या वो एस लिमिटेड थी क्या, यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी जो थी क्या वो एस लिमिटेड थी क्या, और एस लिमिटेड की नेट एसेट कितनी थी 50,000 रुपीज था क्या। तो उसमें से प्रोपोर्शनेट मतलब कितना परसेंट प्रोपोर्शन, 20% प्रोपोर्शन क्या माइनॉरिटी को बिलोंग करता है क्या, और 80% प्रोपोर्शन किसको बिलोंग करता है, मेजोरिटी को बिलोंग करता है क्या। और ये जो माइनॉरिटी को बिलोंग करता है, हाँ इसी को हम क्या कहते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहते हैं। और वो जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हो तो क्या ग्रुप की बैलेंस शीट में क्या वो लायबिलिटी साइड में आता है क्या। और ये 10,000 रुपीज जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखा, ये भी शेयर कैपिटल है, ये भी क्या है, शेयर कैपिटल है। लेकिन वो माइनॉरिटी को बिलोंग करता है, किसको बिलोंग करता है, माइनॉरिटी को बिलोंग करता है। ये कोई थर्ड पार्टी लायबिलिटी नहीं है, ये कोई थर्ड पार्टी लायबिलिटी नहीं है, कोई बैंक लोन नहीं है, कोई डिबेंचर नहीं है, कोई क्रेडिटर्स नहीं है, कोई बिल्स पेबल नहीं है। ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी एक इक्विटी शेयर कैपिटल ही है, ये भी क्या है आपका एक इक्विटी शेयर कैपिटल ही। एमसीक्यूज में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या माइनॉरिटी इंटरेस्ट थर्ड पार्टी लायबिलिटी है, नहीं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है, ग्रुप की कैपिटल है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है, ग्रुप की कैपिटल है। आपको मेरी बात समझ में आई है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आई तो ना बोलोगे। और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको तो मैं तहे दिल से मना करूंगा कि आप फर्स्ट टाइम देखें तो ये नहीं समझ में आएगा बेटा, आपको फास्ट लगेगा ये। अगर आप फर्स्ट टाइम देखोगे तो आपको ये डेफिनेटली फास्ट लगेगा। तो आई थिंक आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप फर्स्ट टाइम देखते हो तो विड्रॉ कर जाओ, पहले एक बार रेगुलर लेक्चर्स देख लो। ये लेक्चर्स ऐसे भी रिकॉर्ड होने वाला है। गिव मी 2 मिनट्स, 1-2 मिनट मुझे दो, पानी पी के आता हूँ।
ओके, आपको मेरी बात समझ में आई होगी बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो दो रूल मैंने बता दिए। एक तो क्या, फर्स्ट रूल क्या था, रूल नंबर 1 क्या था, कैंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल मत बोलना, नेट एसेट विद इन्वेस्टमेंट, कैंसिलेशन ऑफ नेट एसेट विद इन्वेस्टमेंट। रूल नंबर 2 क्या था, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इन द प्रोपोर्शनेट नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स in the proportionate net asset of subsidiary, in the proportionate net asset of subsidiary company. I hope you connect this point very clear, connect this point very clear. Sir, consolidated balance sheet में minority interest को non current liabilities में लिखता नहीं 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 नहीं। मुझे बताओ ये क्या है, नेहा ये क्या है, ये कोई थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज है? अगर नेहा ये थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज नहीं है तो उसकी पोजीशन कहां पे आनी चाहिए, इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ ही आनी चाहिए ना। ये भी एक इक्विटी शेयर कैपिटल है दोस्तों, समझो यार। हाँ ये ग्रुप की कैपिटल है, वी कांट शो इट इन नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटी से बता दिया तो थर्ड पार्टी लायबिलिटीज बन जाएगी बेटा। ये भी तो ग्रुप की कैपिटल है, व्हिच बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, व्हिच बिलोंग्स टू माइनॉरिटी। आई होप यू क्लियर दिस पॉइंट। आपको ये बात समझ में आ रही होगी बेटा, यहाँ पे कनेक्ट। ओके चलो डन। ओके अभी एक सेकंड ना, मैं जो बोल रहा हूँ ये ध्यान से बोल रहा हूँ। जब भी हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो एक थंब रूल है। जब भी हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो बेटा एक थंब रूल है, और वो थंब रूल क्या है कि हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो सब्सिडरी कंपनी की नेट एसेट को कभी नहीं लिखते हैं। जब भी हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम सब्सिडरी कंपनी की नेट एसेट को कभी नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो एलिमिनेट हो जाती है। जसमीत यू आर राइट, जसमीत यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, करेक्ट है। जिसने हर्ष सिंह, हर्ष कौन है ये, पाजी है क्या? ओके हर्ष, चलो बहुत अच्छा लगा देख के आपको बेटा, बहुत अच्छा लगा। मुझे बताओ, जब भी हम सब्सिडरी, जब भी हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे हम सब्सिडरी कंपनी की नेट एसेट को नहीं लिखेंगे। मैं थर्ड रूल पे आगे बढ़ता हूं, वहां पे इस बात को जस्टिफाई भी कर दूंगा, जस्टिफाई भी कर दूंगा कि क्यों नहीं लिखें। कॉमन सेंस है यार, क्या वो कैंसिल हो जाती है ना। देखो ना, मुझे बताओ सब्सिडरी, यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी की, यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी की नेट एसेट कितनी थी, 50 की थी। कितनी थी, 50 की थी। तो बताओ 50 क्या ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया क्या? 50 में से 40 तो इन्वेस्टमेंट के साथ निकल गया, और बाकी का 10 कहां पे चला गया, माइनॉरिटी में चला गया। बाकी का 10 कहां पे चला गया, माइनॉरिटी पे चला गया। इसीलिए ध्यान रखना कि जब भी हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो सब्सिडरी कंपनी की नेट एसेट को नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो एलिमिनेट हो जाती हैं ये दोनों रूल अप्लाई करने से। कौन से दो रूल अप्लाई करने से? रूल नंबर 1 कैंसिलेशन ऑफ नेट एसेट विथ इन्वेस्टमेंट, एंड सेकंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये जब दोनों रूल अप्लाई करते हो तो क्या ऑटोमेटिक कंसोलिडेटेड, ऑटोमेटिक सब्सिडरी कंपनी की नेट एसेट क्या डिवाइड हो जाती है क्या? और डिवाइड होकर कुछ कैंसिल हो जाती है, और कुछ कहां पे चली जाती है, माइनॉरिटी पे चली जाती है। कहां पे चली जाती है, माइनॉरिटी पे चली जाती है। ओके, नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी को नॉट कंसीडर, करेक्ट है। थर्ड रूल आता है आपका गुडविल और कैपिटल रिजर्व। गुडविल को ही हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अब मेरी बातों को समझना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। जितने भी रूल बताऊंगा उतने रूल से क्या हो जाएगा ना कि आपका मतलब जो एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सब कवर हो जाएंगे। और मैं है ना यहाँ पे सफिशिएंट क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। जब मैंने जून बैच में जो क्वेश्चन सॉल्व कराए थे तो इतने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराए थे। हम यहाँ पे 20-25 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और मुझे नहीं लग रहा है कि उसके बाहर कुछ आएगा आपको। तो एक बार हम बराबर से समझते हैं, एक भी लेक्चर मिस नहीं करोगे। गलती से अगर मिस हो रहा है तो उसको रिकॉर्डेड देख लोगे, और बाकी आपके फ्रेंड्स को भी थोड़ा एनकरेज करोगे कि बेवकूफाना हरकतें ना करे, वो ये रिवीजन सेशंस अटेंड करे, एटलीस्ट प्रैक्टिकल तो अटेंड करे ही करे। चलो आ जाओ, मुझे बताओ ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के पास यहाँ पे 10,000 इक्विटी शेयर्स है। कितने हैं, 10,000 इक्विटी शेयर्स है, करेक्ट है, ऑफ ₹10 ईच। तो कितना हो गया ये, 1 लाख रुपीज हो गया। रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना दिया है, 50,000। तो बताओ बी लिमिटेड की 100% नेट एसेट कितनी होगी? बी लिमिटेड की नेट एसेट, बी लिमिटेड के पास इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीज है, रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है, उसके पास 50,000 रुपीज है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अरे हाँ बेटा राशि में बता दूंगा, प्लीज प्लीज अभी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए।
तो बताओ बी लिमिटेड की नेट एसेट कितनी होगी? 1,50,000 की होगी क्या? ओके। ए लिमिटेड ने 70% शेयर्स में एक्विजिशन किया। कितने शेयर्स में एक्विजिशन किया? 70% शेयर्स में एक्विजिशन किया। चलो 7,000 शेयर्स में एक्विजिशन किया। कितने शेयर्स में एक्विजिशन किया? 7,000 शेयर्स में एक्विजिशन किया। और उसके लिए उसने कितना पे किया? 1,40,000 पे किया। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये 1,40,000 को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या कहेंगे इसे? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैं बार बार रिपीट करता हूं कि जब भी एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करती है तो शेयर्स से तो हम डिग्री ऑफ कंट्रोल फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं? डिग्री ऑफ कंट्रोल फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आइडियली, लॉजिकली, एक कंपनी दूसरी कंपनी के नेट एसेट में इन्वेस्टमेंट करती है। आइडियली, लॉजिकली, एक कंपनी दूसरी कंपनी के नेट एसेट में इन्वेस्टमेंट करती है। तो मुझे एक बात कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना, मुझे बताओ क्या 7,000 से क्या डिग्री ऑफ कंट्रोल फाइंड हो जाएगा क्या? तो 7,000 डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 10,000, तो कितना आंसर आता है? 0.70। इसका मतलब समझो 10,000 में से क्या 7,000 शेयर्स क्या ए लिमिटेड ने परचेज कर लिए क्या? तो 7,000 डिवाइडेड बाय 10,000 करोगे तो आपका आंसर क्या आने वाला है? 0.70। एंड 0.70 इज नथिंग बट 70%। 0.70 इज नथिंग बट 70%। आई होप यू कनेक्ट दिस पॉइंट वेरी वेरी क्लियर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपको यहाँ पे। अब मुझे बताओगे क्या ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड की नेट एसेट में इन्वेस्टमेंट किया है? बच्चों, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड की नेट एसेट में इन्वेस्टमेंट किया है। और कितने परसेंट नेट एसेट में इन्वेस्टमेंट किया है? 70% नेट एसेट में इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि उसका डिग्री ऑफ कंट्रोल कितना है? 70% है। तो हम क्या कहेंगे? ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 70% नेट एसेट में क्या किया है? इन्वेस्टमेंट किया है। तो 1,50,000 का मुझे बताओ 70% कितना होता है? 1,05,000 होता है। कितना होता है? 1,05,000 होता है। तो मुझे बताओ 30% कितना होता है? 45,000 होता है। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे ये 30% जो, हाँ, ये 30% जो है वो क्या है? और ये 70% क्या है? और ये 1,50,000 क्या है? ये 1,50,000 जो है वो सब्सिडरी कंपनी की 100% नेट एसेट है। ये क्या है? 100% नेट एसेट है। उसका 70% प्रपोर्शन, इसका 70% प्रपोर्शन क्या मेजोरिटी को बिलोंग करता है क्या? और इसका 30% प्रपोर्शन किसको बिलोंग करता है? 45,000 रुपीज क्या माइनॉरिटी को बिलोंग करता है क्या? किसको बिलोंग करता है? माइनॉरिटी को बिलोंग करता है क्या? यस सर, वो ऐसे बिलोंग करता है। मुझे बताओ क्या 1,05,000 की नेट एसेट के लिए ए लिमिटेड ने कितना पैसा दिया? क्या 1,40,000 दिया? 1,05,000 की नेट एसेट के लिए ए लिमिटेड ने कितना पैसा दिया? उसका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? क्या 1,05,000 की नेट एसेट के लिए क्या ए लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट क्या उससे ज्यादा है? तो वो जो ज्यादा है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं गुडविल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम गुडविल कहते हैं, या तो उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। मतलब अगर ए लिमिटेड को बी लिमिटेड को कंट्रोल करना है तो उसकी 30,000 कॉस्ट ज्यादा देनी पड़ेगी। 30,000 कॉस्ट क्या देनी पड़ेगी? सॉरी, 35,000 कॉस्ट क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा देनी पड़ेगी। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? मैंने क्वेश्चन पूछा, क्या ये 1,05,000 रुपीज, क्या ये 1,05,000 रुपीज जो 70% नेट एसेट है, क्या ये ए लिमिटेड को बिलोंग करती है? तो 1,05,000 की 70%, 1,05,000 की नेट एसेट के लिए ए लिमिटेड ने क्या 1,40,000 का पेमेंट किया? तो क्या जितनी नेट एसेट थी 70% प्रपोर्शन पे जितनी नेट एसेट थी, क्या उससे ज्यादा पेमेंट किया? वो जो ज्यादा पेमेंट किया उसे ही हम क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं, या तो उसे हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कहते हैं। बेटा एक बात समझो, एक बात समझो, गुडविल का मतलब होता है कैपिटल लॉस। क्या मतलब होता है? कैपिटल लॉस। आज ए लिमिटेड के, और दूसरा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्यों कहते हैं ये भी समझा देता हूं। क्या बी लिमिटेड पे अगर कंट्रोल अचीव करना, अगर ए लिमिटेड को बी लिमिटेड को कंट्रोल करना है तो क्या उसके लिए उसने 70% नेट एसेट में इन्वेस्टमेंट किया था और उसको 1,05,000 की नेट एसेट मिल रही है, लेकिन उसके अगेंस्ट में उसके पॉकेट से जा कितना रहा है? 1,40,000 जा रहा है। तो क्या 35,000 ज्यादा जा रहा है क्या? अगर ए लिमिटेड को बी लिमिटेड को कंट्रोल करना है तो 35,000 ज्यादा पे करना पड़ेगा दोस्तों, 35,000 ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो उससे कंट्रोल करने की कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंट्रोल करने की कॉस्ट कहते हैं। गुडविल की डेफिनेशन होती है फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स।
फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स। गुडविल का मतलब ही क्या होता है? फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स। बेटा एक बात समझना कि कोई भी इंसान आज ज्यादा पे करने के लिए तैयार क्यों हो जाए, कोई भी इंसान आज कोई चीज के लिए ज्यादा पे करने के लिए तैयार क्यों हो जाए? क्योंकि उसको फ्यूचर में कोई फायदा दिखता होगा तो ही ज्यादा पे करेगा, अदरवाइज ज्यादा पे नहीं करेगा। और जो फ्यूचर में दिखने वाला फायदा है, फ्यूचर में दिखने वाला जो प्रॉफिट है, उसे ही हम अकाउंट्स में गुडविल के नाम से बुलाते हैं या तो कैपिटल लॉस के नाम से बुलाते हैं। लॉस तो हुआ ना दोस्तों, 1,05,000 की चीज को मैं कह रहा हूं ये मेरा मोबाइल है, करेक्ट है, ये मेरा मोबाइल है, उसकी आज की मार्केट वैल्यू 90,000 रुपीज है, लेकिन मान के चलो कि चलो इसकी मैंने उसको खरीदा, मान के चलो उसकी आज की मार्केट वैल्यू 60,000 रुपीज है, लेकिन मैंने उसको खरीदा 90,000 में। तो बताओ 90 और 60 के बीच में जो डिफरेंस आया, क्या वो 30,000 का मेरा लॉस हुआ ना? तो उस लॉस को कौन सा लॉस कहते हैं? कैपिटल लॉस कहते हैं, या तो उसे गुडविल कहते हैं, या तो उसे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कहते हैं। आई होप यू गेट माय पॉइंट वेरी क्लियर। मुझे बताओ सिमिलरली अगर मान के चलो ये 70% शेयर्स के लिए, ये 70% शेयर्स के लिए अगर ए लिमिटेड ने सिर्फ 90,000 रुपीज दिया होता, तो बताओ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी होती? 90,000 होती। तो क्या ये सिचुएशन में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन, ये सेंटेंस पे जाना, प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी on the date of acquisition? किसके साथ you need to stop in comparison with proportionate value of net asset। हाँ 100% net asset कितनी थी? 150, 1,05,000। 100% नेट एसेट कितनी थी? 100% नेट एसेट कितनी थी? 1,50,000। 100% नेट एसेट कितनी थी? 1,50,000। उसमें से कितना परसेंट उसने, उसमें से कितना परसेंट उसने, कितना प्रपोर्शन उसने अक्वायर किया? 70% प्रपोर्शन क्या क्या उसने अक्वायर किया। इसीलिए मैंने क्या बोला, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करना प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ नेट एसेट। किसकी नेट एसेट? सब्सिडरी कंपनी की। कौन से दिन की? ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन कंपेयर करोगे तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो जितना होगा उससे ज्यादा पैसा दिया है, या तो जितना होगा उससे कम पैसा दिया है। बताओ 1,05,000 के लिए सिर्फ 90,000 दिया। सेकंड सिचुएशन बता रहा हूं, सेकंड सिचुएशन डिस्कस कर रहा हूं। अगर 90,000 दिया तो मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या ये प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ नेट एसेट से क्या कम है? क्या वो लेस देन है क्या? तो मुझे बताओ क्या 1,05,000 की चीज अगर आपको 90,000 में मिल रही है तो फायदा हुआ ना? 15,000 का फायदा हुआ। और उसी 15,000 के फायदे को हर्ष मतलब प्राजी बराबर बोल रहा है, उसी 15,000 के फायदे को हम क्या कहते हैं? कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। और कैपिटल प्रॉफिट किसको ट्रांसफर हो जाता है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट को ट्रांसफर हो जाता है। कहां पे ट्रांसफर हो जाता है? कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर हो जाता है। आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी, एकदम क्लियर हुआ होगा। तो क्या गुडविल और कैपिटल रिजर्व दोनों समझ में आया क्या बेटा आपको? यहाँ पे ये कैसे फाइंड करोगे गुडविल और कैपिटल रिजर्व? हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे? proportionate value of net asset of subsidiary company on the date of acquisition। proportionate value of net asset of subsidiary company on the date of acquisition। I hope you get my point। on the date of acquisition, proportionate value of net asset, ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आए तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आए तो ना बोलोगे, क्वेश्चन पूछोगे। कोमल कह रहा है ये, कोमल कह रही है यस, अथर्व कह रहा है यस, राहुल कह रहा है यस। बस तीन जन को समझ में आया। संस्कृति आ गई यस, एकता यस, दीपांशी यस, जसमीत यस, कोमल अग्रवाल यस। चलो मेजॉरिटी बच्चों को समझ में आ रहा है, बच्चों को समझ में आ रहा है। राशि कह रही है यस। चलो वंडरफुल। हाउ डज दिस अफेक्ट ऑन बैलेंस शीट सर? हाँ मैं बताता हूँ बेटा, I'll be that। मैं उस पॉइंट पे आ जाता हूँ। मैंने कोई एग्जांपल तो क्रिएट किया ही होगा, लेकिन I'll explain, डोंट वरी। ये बैलेंस शीट को कैसे अफेक्ट करता है उसका कहना ये था। मैं यहाँ पे ऐड कर दूं क्या उसको? मुझे लग रहा है कि मैं आगे कोई क्वेश्चन के साथ बता देता हूँ पाजी। एक रूल डिस्कस कर लूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर लेता हूँ, तो समझ में आ जाएगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एटलीस्ट ये तो समझ में आ गया ना गुडविल क्या है और कैपिटल रिजर्व क्या है, इतना समझ में आया ना?
बैलेंस शीट की इफेक्ट समझा देता हूं बेटा। चलो, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। सर आप तो हर रूल में कहते हो कि इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा रूल इंपॉर्टेंट नहीं है? सारे रूल्स इंपॉर्टेंट है बेटा, सारे रूल्स को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट नाम में लिखा है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, नाम से ही समझ में आ जाता है। जो एक्विजिशन के पहले का प्रॉफिट है उसे कौन सा प्रॉफिट कहेंगे? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। जो एक्विजिशन के बाद का प्रॉफिट है उसे कौन सा प्रॉफिट कहेंगे? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अब उसमें कोई कंफ्यूजन वाली भी बात नहीं है ना। और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का एक और अच्छा सा नाम क्या है? कैपिटल प्रॉफिट। और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का एक और अच्छा सा नाम क्या है? रेवेन्यू प्रॉफिट। एक और अच्छा सा नाम क्या है? रेवेन्यू प्रॉफिट। आई होप यू करेक्ट दिस पॉइंट क्लियर। अब देखते हैं, एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के 8000 शेयर्स अक्वायर किए, कब? 1 जन 2001 को। उस दिन पे एस लिमिटेड के पास इक्विटी शेयर कैपिटल था 1 लाख। उस दिन मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन पे। ऑन 1 जन 2001 एस लिमिटेड हैड 1 lakh in share capital, 50,000 in general reserve, 10,000 in profit and loss. My question to you, total कितना आ गया? 1,60,000। ये 1,60,000 को क्या कहोगे? ये 1,60,000 क्या कहोगे? ये 1,60,000 को क्या कहोगे? ये 1,60,000 को नल आंसर ही नहीं कर रहे हैं। नेट एसेट, नेट एसेट, नेट एसेट, करेक्ट है, नेट एसेट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। परफेक्ट है, परफेक्ट है। मुझे बताओ, एच लिमिटेड, हाँ वेट करो, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल हो रहा है, वेट करो 5-10 सेकंड वेट करो, वेट फॉर 10 सेकंड्स। मुझे बताओ, होल्डिंग कंपनी का डिग्री ऑफ कंट्रोल कितना होगा? तो क्या सब्सिडरी कंपनी के पास 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, क्या 10,000 इक्विटी शेयर्स है? तो क्या 8,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो क्या कंट्रोल क्या 80% आ गया क्या? तो बाकी का 20% किसको बिलोंग करेगा? आपको नहीं लगता ये माइनॉरिटी को बिलोंग करेगा? बाकी का 20% किसको बिलोंग करेगा? माइनॉरिटी को बिलोंग करेगा। और उसने 80% कंट्रोल के लिए कितना पे किया? 2,50,000 का पेमेंट किया। 2,50,000 का पेमेंट किया। आपको नहीं लगता ये 2,50,000 को हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट? क्या कहेंगे उसे? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अग्रीड? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? ध्यान से मेरी बात को सुनना, ध्यान से मेरी बात को सुनना। क्या ये पूरा 1,60,000 होल्डिंग का है? क्या ये पूरा 1,60,000 होल्डिंग का है ना? कितना परसेंट उसका है? 80% उसका है। तो 1,60,000 का 80% कितना होता है? 1,28,000 होता है। हाँ 1,28,000 होता है। तो बचेगा 20%, जो बचा 20% जो है वो कितना आता है? 32,000। तो बताओ ये 32,000 किसका है? क्या ये माइनॉरिटी का है? यस करेक्ट है। ये 32,000 किसका है? माइनॉरिटी का है। यस करेक्ट है, करेक्ट है, जस्ट विद करेक्ट है। मुझे बताओ, क्या गुडविल और कैपिटल रिजर्व फाइंड करने के लिए हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को क्या प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी के साथ कंपेयर करते हैं? रिपीट कर रहा हूं, गुडविल और कैपिटल रिजर्व फाइंड करने के लिए वी विल कंपेयर प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो बताओ डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है? क्या 1 जन 2001 है? उस दिन की आपके पास नेट एसेट कितनी थी? 1,60,000 थी। लेकिन ये 1,60,000 तो 100% नेट एसेट है। लेकिन क्या होल्डिंग कंपनी ने, एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के 100% शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है कि 80% शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है? 80% शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो मुझे बताओ 80% शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसने कितना पे किया था? 2,50,000 पे किया था। कितनी नेट एसेट के लिए? 1,28,000 की नेट एसेट के लिए। 128 की नेट एसेट के लिए अगर कोई 250 पे कर रहा है तो क्या 122 ज्यादा पे कर रहा है क्या? और ज्यादा पे कर रहा है, हम क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? गुडविल कहते हैं या तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कहते हैं। आई होप यू कनेक्ट माय पॉइंट क्लियर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे आंसर करोगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे आंसर करोगे। डेट ऑफ एक्विजिशन क्या? हाँ ना में आंसर कर रहा। डेट, हाँ ध्यान, कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखना। हाँ ना में आंसर करोगे। क्या डेट ऑफ एक्विजिशन 1 जन 2001 है? अरे बोलो हाँ या ना।
करेक्ट। डेट ऑफ एक्विजिशन क्या 1 Jan 2001 है? बोलो हाँ या ना? हाँ। मुझे बताओ क्या 31 दिसंबर 2001, 31 दिसंबर 2001 इस दिन पे अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है, उस दिन पे सब्सिडरी कंपनी के पास जनरल रिजर्व में कितना बैलेंस था? 50,000 का बैलेंस था। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना बैलेंस था? 20,000 का बैलेंस था। ये समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे। ये समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे। सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनोगे, ध्यान से मेरी बात को सुनोगे। क्या ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन सब्सिडरी कंपनी के पास क्या 50 का जनरल रिजर्व था और 10 का प्रॉफिट था? हाँ बोलते जाओ बेटा। एक बात याद रखना, जनरल रिजर्व में और प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी डिफरेंस ही नहीं है बेटा। जनरल रिजर्व क्रिएट ही कहां से होता है? प्रॉफिट एंड लॉस से ही क्रिएट होता है। इसीलिए जनरल रिजर्व में प्रॉफिट एंड लॉस में कोई डिफरेंस मानना ही मत। ये रिजर्व्स की कैटेगरी है तो ये सरप्लस की कैटेगरी है। रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखते हैं ना, रिजर्व्स एंड सरप्लस। लेकिन जनरल रिजर्व क्रिएट कहां से होता है? प्रॉफिट एंड लॉस से ही क्रिएट होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस से ही क्रिएट होता है, तो जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसे कोई भी डिफरेंस ही नहीं है दोस्तों, कोई भी डिफरेंस ही नहीं है दोस्तों। तो मुझे बताओ क्या ये 60,000 का जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है, 60,000 का जो जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस है, क्या मैं इसे प्री एक्विजिशन रिजर्व्स एंड सरप्लस कह सकता हूं? ये कब पहले हुआ होगा? कब अन हुआ होगा? क्या एक्विजिशन के पहले अन हुआ होगा? क्या जनरल रिजर्व कब अन किया होगा? एक्विजिशन के पहले। प्रॉफिट एंड लॉस कब अन किया है? एक्विजिशन के पहले। तो क्या हम इसे प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस कह सकते हैं? क्या हम उसे प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस कह सकते हैं? क्या बताओ, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को क्या हम कैपिटल प्रॉफिट के नाम से भी बुलाते हैं? क्या कौन से नाम से बुलाते हैं? कैपिटल प्रॉफिट के नाम से भी बुलाते हैं? क्या करेक्ट है? कैपिटल प्रॉफिट के भी नाम से बुलाते हैं? क्या करेक्ट है? एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मुझे बताओ एक्विजिशन के बाद कितना जनरल रिजर्व आया? एक्विजिशन के बाद कितना जनरल रिजर्व आया? बोलो फटाफट। एक्विजिशन के बाद कितना जनरल रिजर्व? हाँ, एक्विजिशन हुआ था 1 Jan 2001 को और हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है 31 दिसंबर 2001 को। तो मुझे बताओ एक्विजिशन के बाद कितना जनरल रिजर्व आया? अरे गजब है बच्चे, जीरो बोल रहे हैं। दीपांशी जीरो, पाजी जीरो, अथर्व जीरो, जसवीत जीरो, स्वाति जीरो। भाई तुम तो बड़े गजब हो बेटा, सिखाने की जरूरत ही नहीं है आपको, आप तो मुझे पढ़ा सकते हो। क्या आंसर दिया बेटा, टकाटक। खुश हो गया, दिल खुश हो गया, पढ़ के आए हो बेटा, अच्छा लगा मुझे। तो मुझे बताओ जनरल रिजर्व अगर देखोगे तो ये ईयर एंड का जनरल रिजर्व है। कौन सा जनरल रिजर्व है? ईयर एंड का जनरल रिजर्व है। वो अक्यूमुलेटेड होता है। करेक्ट संस्कृति, एब्सोल्युटली करेक्ट। वो क्या होता है? अक्यूमुलेटेड होता है। अरे मेरी बात सुनोगे एक बार ध्यान से, मैं ओरली बात डिस्कस कर रहा हूं। जब भी आप कोई भी कंपनी की बैलेंस शीट चेक करोगे और उसमें जो भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस या जनरल रिजर्व का बैलेंस दिखता है वो अक्यूमुलेटेड होता है। सर आपकी ये बात समझ में नहीं आ रही है? बच्चों मुझे बताओ, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ये बिजनेस का फर्स्ट ईयर है, ये बिजनेस का फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर के एंड में 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। बताओ ये प्रॉफिट कहां दिखेगा? बैलेंस शीट में दिखेगा अंडर दी हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। हाँ बोलते हो चलोगे सिर्फ। बाकी बच्चे आंसर करें जो आंसर नहीं कर रहे हैं, बाकी बच्चे आंसर करें जो आंसर नहीं कर रहे हैं। क्या ये 10 लाख का प्रॉफिट क्या बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिखेगा अंडर दी हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस? बच्चे हाँ बोल रहे हैं। नेक्स्ट ईयर में मैंने, हाँ फर्स्ट ईयर में 10 लाख का प्रॉफिट आया। नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट आया मेरा 20 लाख का। कितने का प्रॉफिट आया? 20 लाख का। तो मुझे बताओ ओपनिंग प्रॉफिट का 10 था और नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना आया था? नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट 20 आया था। तो 10 में 20 ऐड करोगे तो सेकेंड ईयर की बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस में सरप्लस मतलब प्रॉफिट कितना दिखेगा? 10 दिखा। करंट ईयर का प्रॉफिट 20 आया था। करंट ईयर का प्रॉफिट कितना आया था? सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 20 आया था और ऑलरेडी ओपनिंग प्रॉफिट कितना था? अरे यार सुनो, फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग सेकेंड ईयर का क्या बन जाता है? ओपनिंग। तो ओपनिंग प्रॉफिट 10 लाख था ना, और सेकेंड ईयर में 20 लाख कमाया। सेकेंड ईयर में 20 लाख कमाया, तो सेकेंड ईयर 20 लाख कमाया। तो मुझे बताओ सेकेंड ईयर की बैलेंस शीट में आपका जो रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा? 20 लाख आएगा, 10 लाख आएगा कि 30 लाख आएगा? 30 आएगा। तो बताओ ये 30 क्या है? अक्यूमुलेटेड है। ये क्या है? अक्यूमुलेटेड है। वो करंट ईयर का नहीं है। ध्यान देना, बैलेंस शीट में जो भी प्रॉफिट होता है
ये दिमाग में फिट कर, ये अक्यूमुलेटेड होता है। वो कौन सा होता है? अक्यूमुलेटेड होता है। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा बेटा आपको ये। तो मुझे बताओ आपका ओपनिंग जनरल रिजर्व कितना था? 50 था। क्लोजिंग भी कितना? 50 था। 50 माइनस करोगे तो एक्विजिशन जनरल रिजर्व। एक्विजिशन के बाद जनरल रिजर्व कितना कमाया? 0 कमाया। कितना कमाया? एक्विजिशन के बाद जनरल रिजर्व कितना कमाया? 0 कमाया। लेकिन कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मतलब ऑन 1 Jan 2001 को प्रॉफिट कितना था? 10 का था। 31 दिसंबर 2001 को प्रॉफिट कितने का था? 20 का था। तो मुझे बताओ 20 का था तो 20 में से 10 माइनस करो, 20 में से 10 माइनस करो। तो मुझे बताओ क्या ये 10,000 रुपया, क्या 10,000 रुपया क्या आपने एक्विजिशन के बाद, मतलब सब्सिडरी कंपनी ने क्या एक्विजिशन के बाद कमाया? ये 10,000 रुपया क्या सब्सिडरी कंपनी ने एक्विजिशन के बाद कमाया? तो आपको नहीं लगता है ये 10,000 को हम पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट के नाम से बुला सकते हैं? ये 10,000 को हम पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट के नाम से बुला सकते हैं। ये 20,000 का जो प्रॉफिट है ये बैलेंस शीट में दिखता है, लेकिन ये प्रॉफिट करंट ईयर का नहीं है। सुनोगे मेरी बात को ध्यान से, अगर ये बात समझ में आ गई तो समझ लो कि आपके बहुत सारे पॉइंट्स पे, क्वेश्चन पे कंट्रोल आना स्टार्ट हो जाएगा आपका। जब तक ये सब पॉइंट नहीं समझ में आएंगे क्वेश्चन पे प्रॉपर कंट्रोल नहीं आएगा बेटा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनोगे, मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे। मैं ये बोल रहा हूं क्या ये 10,000 को क्या हम पोस्ट एक्विजिशन, हाँ ना में आंसर करोगे, क्या ये 10,000 को हम पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कह सकते हैं? हाँ ना में आंसर करोगे। कैसे फाइंड किया? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। 31 दिसंबर का प्रॉफिट कितना था? 20 का था। क्या उसमें से 10 माइनस कर दिया? क्या कितना माइनस कर दिया? 10। तो मुझे बताओ प्रॉफिट कितना बचेगा? क्या 10 माइनस कर दिया तो आपका प्रॉफिट कितना बचेगा? 10 का प्रॉफिट बचेगा। आपको नहीं लगता है 10 का जो प्रॉफिट बचेगा इसे हम पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कहते हैं? और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का एक और नाम है रेवेन्यू प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का एक और नाम क्या है? रेवेन्यू प्रॉफिट है। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, ये प्रॉफिट भी किसका? पूरा होल्डिंग का? 10,000 पूरा होल्डिंग का? 10,000 पूरा होल्डिंग का कि होल्डिंग और माइनॉरिटी दोनों का? होल्डिंग और माइनॉरिटी दोनों का। 10 में 10 कमाया, मानता हूं 10 कमाया, लेकिन 10 कमाया तो उसमें से 8 किसको जाएगा? 80% किसको जाएगा? होल्डिंग को जाएगा। तो क्या बाकी का 20%? करेक्ट है बच्चों का आंसर, एकदम टकाटक आ रहा है, एकदम टकाटक आंसर आ रहा है। तो क्या बाकी का 20% आपको नहीं लगता है माइनॉरिटी लेके जाएगा? कौन लेके जाएगा? माइनॉरिटी लेके जाएगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट वेरी क्लियर। आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी बेटा, ये बात समझ में आएगी क्या यहाँ पे? ये एकदम क्लियर। मुझे बताओ क्या हमने ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन क्या इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख है? जनरल रिजर्व 50,000 है? प्रॉफिट एंड लॉस 10,000 है? क्या ये दोनों को हम कैपिटल प्रॉफिट कह सकते हैं? क्या ये दोनों को हम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कह सकते हैं? ध्यान से सुनना। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख था, उसका 80% कौन लेके गया? होल्डिंग। 20% कौन लेके गया? माइनॉरिटी। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन जनरल रिजर्व कितना था? 50,000 था, उसका 80% कौन लेके गया? होल्डिंग। उसका 20% कौन लेके गया? माइनॉरिटी। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन प्रॉफिट एंड लॉस कितना था? 10,000 था, उसका 80% कौन लेके गया? होल्डिंग। उसका 20% कौन लेके गया? माइनॉरिटी। मुझे बताओ ये अगर आप ये 80, 40 और 8 तीनों का टोटल करोगे तो कितना आता है? 1,28,000 ही आता है। कितना आता है? 1,28,000 ही आता है। कॉमन सेंस है बेटा। अगर ये तीनों को कंबाइन करके 160 का 80% कर लो तो भी कितना आएगा? 1,28,000 ही आएगा। 1,28,000 ही आएगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट अल्टीमेटली क्लियर। सेकेंड पॉइंट, ये 20 प्लस ये 10 प्लस ये 2, अगर ये तीनों का टोटल करोगे तो क्या 32,000 आ रहा है? क्या चेक करो। ऐसा न करके डायरेक्टली ये 160 का 20% कर लो। क्या आपको 32,000 ही दिख रहा है? क्या आपको यहाँ पे ये बच्चों मुझे बताओ ये 32,000 क्या है? ये 32,000 क्या है? ये 32,000 क्या है?
माइनॉरिटी, ये 32,000 किसको बिलोंग करता है? माइनॉरिटी को बिलोंग करता है। रुको रुको, क्या माइनॉरिटी को जो 10,000 पूरे साल में कमाया था, उसमें भी क्या माइनॉरिटी को 2,000 मिलेगा? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का शेयर मिलेगा? मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? तो मुझे बताओ, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या 32 + 2 क्या 34,000 रुपीज हो जाएगा? हाँ या ना? क्या माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या 34,000 रुपीज हो जाएगा? हाँ या ना? क्या माइनॉरिटी इंटरेस्ट 34,000 रुपीज हो जाएगा? हाँ, 34,000 रुपीज हो जाएगा। अगर किसी बच्चे के दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है, सर ये 8,000 कहाँ गया, ये 8,000 कहाँ गया, बताओ ये 8,000 किसको बिलोंग करता है? होल्डिंग को बिलोंग करता है, एच लिमिटेड को बिलोंग करता है। आपको नहीं लगता है एच लिमिटेड ने भी अपना प्रॉफिट कमाया होगा? आपको नहीं लगता है एच लिमिटेड ने भी अपना प्रॉफिट कमाया होगा? आपको नहीं लगता है एच लिमिटेड ने भी अपना प्रॉफिट कमाया होगा? उस प्रॉफिट में क्या आप ये 8,000 ऐड करोगे कि नहीं करोगे? जब सीबीएस बनाओगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे, तो क्या होल्डिंग ने जो अपना प्रॉफिट कमाया होगा, क्या उस प्रॉफिट में क्या ये वाला प्रॉफिट ऐड कर दोगे कि नहीं करोगे? आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन या कोई भी डाउट? ओके, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। मुझे बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, माइनॉरिटी को क्या ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के नेट एसेट में शेयर मिलता है? हाँ ना में आंसर करना। माइनॉरिटी को क्या ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के नेट एसेट में शेयर मिलता है? और नेट एसेट में सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं आता है क्या? उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस तीनों आ जाता है क्या? हाँ, मुझे बताओ, क्या माइनॉरिटी को क्या पोस्ट एक्विजिशन के प्रॉफिट में भी शेयर मिलेगा क्या? क्या माइनॉरिटी को पोस्ट एक्विजिशन के जर्नलिज्म भी शेयर मिलेगा क्या? हाँ, सब लोग हाँ कह रहे हैं। एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू। गुडविल और कैपिटल रिजर्व को कैलकुलेट करने के लिए हम कैपिटल प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं कि हम, मतलब मैं बोल रहा हूं वापस, गुडविल और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करने के लिए हम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कंसीडर करते हैं कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कंसीडर करते हैं कि दोनों कंसीडर करते हैं? सब बोल रहे हैं कैपिटल प्रॉफिट प्री, बाकी का आंसर नहीं आ रहा है। मैंने पूछा गुडविल और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करने के लिए या कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करने के लिए क्या हम कैपिटल प्रॉफिट मतलब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट दोनों को कंसीडर करते हैं कि सिर्फ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं? हम सिर्फ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं, हम सिर्फ कैपिटल प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं, हम पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, गुडविल और कैपिटल रिजर्व के कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम गुडविल और कैपिटल रिजर्व जो भी कैलकुलेट करते हैं वो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करते हैं, और ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन सिर्फ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में ऐड होता है। नहीं 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 नहीं, गलत है अंदर, क्या लिखा समझ में नहीं आया। मैं, मेरी बात को सुन लो, हम सिर्फ क्यों प्री एक्विजिशन, मुझे बताओ, इस दिन पे एक्विजिशन हुआ था और इस दिन पे तो यही था ना, तो ये जो था वो क्या था? सब प्री था। इस दिन की गुडविल कैलकुलेट करनी है, इस दिन की गुडविल कैलकुलेट करनी है। अगर 1 Jan 2001 अगर डेट ऑफ एक्विजिशन है, उस दिन की अगर हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो मेरे बच्चों हम सिर्फ उस दिन की नेट एसेट को ही कंसीडर करेंगे, और नेट एसेट में इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ साथ जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस भी आता है, और उस दिन का जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? प्री एक्विजिशन होता है, उसे हम कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू कि हम जब गुडविल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ कैपिटल प्रॉफिट ही कंसीडर करते हैं, हम पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कंसीडर करते नहीं है। आई होप
आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ है तो मुझे हाँ बोलोगे, नहीं क्लियर हुआ है तो मुझे ना बोलोगे। ओके, समझ में आया सर, चलो वंडरफुल। एक और बात, मैंने 4 रूल सिखा दी, इसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे फटाफट। पहले मुझे बताओगे, जब भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो हम क्या इग्नोर करेंगे? हम क्या इग्नोर करेंगे? हम सब्सिडरी कंपनी की नेट एसेट को नहीं कंसीडर करेंगे। हम सब्सिडरी कंपनी की नेट एसेट को कंसीडर नहीं करेंगे। आपका स्टडी मटेरियल ओपन कर दो और आ जाओ इलस्ट्रेशन 1 पे। इलस्ट्रेशन 1 पे आ जाओ फटाफट। कम टू इलस्ट्रेशन 1। ओके, मुझे मेरा स्टडी मटेरियल लाने दो। अरे जो मैंने दिया है ना वो स्टडी मटेरियल का मतलब क्या होता है उससे? हाँ, 12 पीडीएफ शेयर कर चुका हूँ फिर आपने। देखो मैंने आपके ग्रुप पे शेयर किया। मैंने आपके ग्रुप पे शेयर किया बेटा। हाँ भाई, जाने वाले को कौन रोक सकता है अथर्व?
तो कौन रोक सकता है बेटा?